नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं इस वीडियो को देख और सुन रहे नए श्रोताओं को जानकारी दे दूं कि मैं एक सीरीज बना रहा हूं भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर और साथ ही भारत की मुद्रा को लेकर। वैसे इस सीरीज का मुख्य विषय मुद्रा ही है, जिसे आप मेरे वीडियो के शीर्षक से जान सकते हो। शीर्षक है रुपया से ई रूपी तक का सफर। बाद में हम भारत में जारी हुए ई रूपी यानी डिजिटल करेंसी और सीबीडीसी के ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही अन्य डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी या कहें क्रिप्टो एसेट्स के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम मुगल काल के अंतिम दौर में पहुंचे थे, बस रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी सिपोई म्यूटिनी को छोड़कर। उससे पहले वाली वीडियो में हमने मैकॉलेस मिनेट के ऊपर चर्चा किए थे, जिस मैकाले के विवरण पत्र की वजह से भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कमी थी, जिसके लिए हमें और एक शिक्षा से संबंधित अध्याय को जानना था और ये वीडियो उसी को पूरा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं रुपया से ई रूपी तक का सफर पार्ट 9 में एक स्पेशल एडिशन वुड्स डिस्पैच। प्रिय श्रोताओं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जब भारत में मॉडर्न एजुकेशन और मीडियम ऑफ एजुकेशन साथ ही शिक्षा के लिए ग्रांट इन एड की व्यवस्था पहली बार हुई, तो इस पर विवाद और बहस शुरू हो गया, जो मैकॉलेस मिनेट के द्वारा सुलझाई गई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना 1835 को चार्टर एक्ट ऑफ 1835 के तहत। किंतु इसमें भी बहुत बड़ी खामी थी, जैसे खास वर्ग और ऊंची जाति के लोगों को ही शिक्षा का खास प्रबंध और हायर एजुकेशन को ही ध्यान रखा गया था। दूसरी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जैसे भेदभाव वाली पॉलिसी की पालना की गई थी। इसलिए फिर से विवाद और बहस छिड़ गई और उसी के समाधान के लिए 1853 में एक ब्रिटिश सरकार द्वारा संसदीय समिति का गठन किया गया था, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में। इस समिति ने भारत में चल रही समस्याओं का अध्ययन किया। फिर अपने समिति के साथ सलाह मशवरा करने के बाद सर चार्ल्स वुड ने 1854 में एक पत्र लिखा, जिसे ही वुड्स डिस्पैच या वुड्स का घोषणा पत्र या आदेश पत्र कहते हैं। मेरे सीरीज जो लगातार देख रहे हैं वो ये सभी जानते हैं कि 1784 में एक अधिनियम पारित हुआ था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये एक्ट का नाम उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर के नाम से रखा गया था। ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अंदर लाया गया था। इस एक्ट के मुताबिक एक बोर्ड बनाया गया, जिसका काम था भारत में राजनीतिक मामलों की देखरेख करना और यहाँ की गतिविधि को नियंत्रण में रखना। इस बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। इसका एक अध्यक्ष होता था। सर चार्ल्स वुड इसके भी प्रेसिडेंट रहे 1852 से लेकर 1855 तक। वुड्स डिस्पैच में शिक्षा संबंधित नीति बहुत ही सोच विचार करके बनाई गई थी। इसमें हायर एजुकेशन के साथ साथ लोअर एजुकेशन सिस्टम, लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था से लेकर भारतीय भाषाओं को भी ध्यान में रखा गया था। जब ये सारी नीति धरातल पे लागू होना शुरू हुआ, तो इसकी अच्छाइयों को देखते हुए इस वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है ग्रेट चार्टर यानी विशाल अधिनियम। ऐसे ही कभी एक बहुत बड़ी अधिनियम बनी थी इंग्लैंड में, जब लोगों को मोनार्की यानी राजशाही सरकार के अंदर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पहली बार मिला था 1215 एडी में। लोगों ने किंग जॉन को विवश करके ऐसे कानून के ऊपर उनके दस्तखत लेने में सफलता पाई थी। उसी अधिनियम को पहली बार मैग्ना कार्टा नाम दिया था और भारत में शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा पहली बार वुड्स डिस्पैच को कहा गया। वर्तमान में हमारे संविधान के तीसरा भाग यानी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस पार्ट 3 के अंदर भारत के नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स का विवरण है।
आइए जानते हैं वुड्स डिस्पैच में क्या कहा गया था। पहला, हायर एजुकेशन में एंग्लो वर्नाकुलर और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने को कहा गया था। दूसरा, लिखा था ब्रिटेन में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत में भी ऐसे विश्वविद्यालय होना चाहिए। तीसरा, लोअर एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स खोलने को कहा गया। ऐसी प्राथमिक विद्यालय हर जगह और गांव-गांव तक हों। प्राइमरी से पास किए गए बच्चे हाई स्कूल में जाएंगे और वहां से संबद्ध विश्वविद्यालय में। इस तरह से शिक्षा में पदानुक्रम का व्यवस्थीकरण यानी सिस्टमेटाइजेशन ऑफ हायरार्की इन एजुकेशन करने का सुझाव रखा गया था। चौथा, इस एक्ट के द्वारा महिलाओं के प्रति ध्यान और शिक्षा के सभी स्तरों पर गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने को कहा गया था। पांचवा, भाषा को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश के साथ साथ भारतीय भाषाएं और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी स्थानीय भाषाओं को भी प्राथमिकता दी गई थी। हायर एजुकेशंस में एंग्लो वर्नाकुलर और अंग्रेजी, प्राइमरी लेवल्स पर स्थानीय भाषा हो, ऐसा लिखा था। छठा, भारत में शिक्षकों की ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर टीचर्स ट्रेनिंग देने की बात रखी गई थी। सातवां, सभी शिक्षण स्थानों में सेक्युलर एजुकेशन हो यानी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने को कहा गया था। भारत में वुड्स डिस्पैच का क्या इम्पैक्ट यानी असर पड़ा, चलिए इस पर भी नज़र दौड़ाते हैं। वुड्स डिस्पैच के कहे अनुसार काम हुआ, नए स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स की भी पढ़ाई शुरू की गई। महिलाओं की शिक्षा को आगे करने के लिए JED बेथ्यून ने बेथ्यून स्कूल्स की भी स्थापना की। इसके अलावा भारतीयों को शिक्षा संस्थानों में नौकरियां मिलने लगी, साथ ही ट्रेनिंग भी, और कईयों ने निजी यानी प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोलने शुरू किए। लेकिन इसके साथ बहुत सारे यूरोपियन देशों से शिक्षकों की आगमन भी शुरू हुआ। इसका फायदा भी था तो नुकसान भी। नुकसान इस बात से थी कि वे अपनी कला, संस्कृति, भाषा की ओर आकर्षित करने लगे थे। इसी के चलते तो धीरे धीरे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज अब भी भारतीय भाषा, संस्कृति और साहित्य को पीछे छोड़ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स की कमी, इस पर अधिक ध्यान न देना, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने को कहा गया था, किंतु अपने अपने क्षेत्रों में अपनी ही मदर टंग यानी मातृभाषा में पढ़ाई हो, ऐसी व्यवस्था नहीं कराई गई थी। ट्रेनिंग्स शुरू हुए पर निचली स्तर पर शिक्षकों की ट्रेनिंग्स नाम मात्र की थी और कोई सहायता राशि भी नहीं मिलते थे। इसलिए चाहे इस अधिनियम से भारत में बहुत बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आई हो या इसे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कहा गया हो, इसकी भी आलोचना शुरू हो गई। तो इसका भी समाधान आगे चलकर एक और नई एक्ट के द्वारा लेने की प्रयास की गई, जिसे हम हंटर कमीशन में जानेंगे। तो इसी के साथ ही आज का विषय को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से अपनी मूल विषय मुद्रा को जरूर छूते हुए आगे बढ़ेंगे। जिनको भी कुछ पूछना हो या कंफ्यूजन दूर करना हो, आप बेशक कमेंट कर पूछिएगा। यहाँ तक कि मैं आपके व्हाट्सएप पर भी जवाब दे सकता हूँ। ये आपकी इच्छा और इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कृपया शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।